नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड पार्ट 2। पार्ट 2 क्या, ये खैर शुरुआत ही है इस चैप्टर का, क्योंकि पार्ट 1 में हमने आप लोगों ने देखा था कि ये हमने एक टाइमलाइन फॉर्म जो बनाया हुआ उसको अच्छे से समझा था, ताकि हम क्या किस टाइमलाइन को पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आए। तो चैप्टर की शुरुआत अभी हम कर रहे हैं पार्ट 2 से, ऑक्शन इन बुर्दवान। अब बुर्दवान जगह है बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में। 1793 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। वे परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट रेवेन्यू कलेक्शन का एक नया फॉर्म था या फिर एक नया रूल था किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन करना है, क्योंकि हमने देखा था कि बंगाल के दीवानी राइट्स जो हैं, रेवेन्यू राइट्स हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। तो राज ना सही, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स तो बंगाल के मिल ही गए थे, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया था और वहां पर ये मजबूत साबित हुए थे। तो ये जो परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब कॉर्न जो है खाने का चीज होता है, उसी से याद रख लेना, ठीक है। कॉर्न खाने की चीज होती है और लैंड पे है तो लैंड पे खाने की चीज उगती है, और इसलिए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट है वो परमानेंट था। ये कॉर्नवालिस ने लागू किया था, इंट्रोड्यूस किया था इसको सबसे पहले, ठीक है। और ये बंगाल में हुआ था। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रेवेन्यू कलेक्शन है, यानी कि जो टैक्स जो मिलता है, रेवेन्यू मतलब जो लैंड से जो टैक्स मिलता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। तो फिक्स कर दिया था उस रेवेन्यू को जमींदार को जो पे करना ही है, कि इससे कम आप नहीं दे सकते हैं, इतना आपको ये देना ही पड़ेगा और टाइम टू टाइम देना पड़ेगा। तो ये किसने किया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। याद रखना, 1857 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिश क्राउन का, एलिजाबेथ का रूल डायरेक्ट इंडिया पर हुआ था शुरू। उससे पहले कौन रूल कर रहा था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया, जिन्हें ब्रिटेन से ही अधिकार मिला हुआ था कि आप वहां पर ट्रेड करें, ठीक है। और ट्रेड करने आए थे, लेकिन इनको मिल गया इनके हाथ में दीवानी राइट्स, और इनके बाद इनके लालच बढ़ गए और इन्होंने वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी चालू कर दिया था, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट से शुरू हुआ था, ठीक। तो एस्टेट्स ऑफ जमींदार्स, एक किस्सा हुआ था कि भाई जो जमींदार था, जमींदार का काम होता था कि फिक्स डेट पे कंपनी को जो रेवेन्यू उन्होंने फिक्स कर दिया है, परमानेंट कर दिया है, उसको पे करना है। अगर वो नहीं कर पाते हैं उसको, जमींदार अगर पे नहीं कर पाते हैं फिक्स रेवेन्यू को, अमाउंट को, तो उनकी जो उनके पास जितने भी स्टेट्स हैं, यानी कि उनकी जितनी भी संपत्ति है वो सारी नीलाम करके अपने रेवेन्यू को ईस्ट इंडिया कंपनी निकालेगी कि भाई आपने ये रेवेन्यू पे करना था, आपने नहीं दिया है, तो अब हम इसको कहाँ से लें? तो आपके जो जमीन जायदाद जो भी है आपकी, उसको हम बेचेंगे और उससे अपना जो हर्जाना है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी होता है कि भाई जैसे बैंक वगैरह है, कोई लोन पे नहीं कर पाया तो उसकी जमीन जायदाद को नीलाम कर देती है और उससे अपना निकाल लेती है लोन। ऐसे ये शुरुआत, नीलामी की शुरुआत ये इन लोगों ने की थी, ऐसा ही मान लो भाई, ठीक है। तो ये हुआ था, राजा जो बुर्दवान का था वो अपने ड्यूज जो थे उनके, भाई ये उन्होंने बकाया रह गया था, वो उसको पे कर नहीं पाए, तो उनकी जो एस्टेट्स है, यानी उनके महल हैं या फिर उनका जो जायदाद था उनके पास जो भी है, उनको नीलाम रख दिया कि भाई आओ इनको खरीदो और उससे अब हम अपना हर्जाना वसूलेंगे। ये 1797 में ये हुआ था, ठीक है। अब बुर्दवान का राजा, राजा मतलब वहाँ के पहले इंग्लिश लोगों के आने से पहले वहाँ के छोटे छोटे लोग रहे होंगे जो काफी अमीर है, लोकल जनता उनको अपना राजा मानती रही होगी, क्योंकि पहले तो राजा ही हुआ करते थे, ये डेमोक्रेसी तो बाद में ही हुआ है, तो लोग उनको अपना राजा मानते थे, लिटरली किंग एक तरीके से। उन पावरफुल जमींदार के लिए यूज होता था, जो आज भी उनको लोग राजा ही कहते थे, जबकि वो जमींदार बन चुके थे, इंग्लिश लोगों ने उन्हें जमींदार बना दिया था, लेकिन लोकल जो लोग थे वो उन्हें पहले से राजा नाम से ही जानते आए थे। तो बुर्दवान राजा सिटी पैलेस ऑन डायमंड हार्बर रोड,
ये पैलेस था उनका कलकत्ता में, late 19th century, and many rich zamindars of Bengal had city palaces with ballrooms, large grounds, entrance porches supported by quaintine columns like these, ऐसे होते थे। अभी उस समय पर ये काफी बड़ा होता था महल वगैरह, तो इनको बेचकर, इनको नीलामी करके अपना पैसा निकालते थे। ये है कॉर्नवालिस, कॉर्न, जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था, पेंटेड बाय थॉमस Gainsborough 1785. He was the commander of British forces during American War of Independence and the Governor General of Bengal when the permanent land revenue settlement was introduced there in 1793. British attempts to auction the states of the जमींदार failed. अब जो जमींदार के स्टेट्स थे उन्होंने ऑक्शन पे लगाया था, तो वो फेल कैसे हुआ, यानी कि मतलब बिका तो, लेकिन जो परचेजर थे जिन्होंने इस नीलामी में बोली लगाई थी, वो ज्यादातर सारे के सारे राजा के एजेंट्स ही थे, जिन्होंने वो चीजें राजा के नाम पे ही खरीदी थी और बाद में राजा को ही बेच दी थी। स्टेट्स इसलिए जो राजा की जो स्टेट्स थे वो बाद में उसी के पास में ही रहे, राजा के पास में ही रहे, और इसलिए 95% जो ऑक्शन था वो ऐसा दिखावे भर का ही था उन लोगों के लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट। अब शुरुआत करते हैं कि ये सारा जो झमेला है, ये परमानेंट कर दिया है लैंड का रेवेन्यू है, उसको ये था क्या, ये सेटलमेंट था क्या। सिंस द conquest ऑफ बंगाल द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिंग द रेवेन्यू। अब बंगाल को जीत तो लिया उन्होंने, वहाँ के नवाब वगैरह को युद्ध में हरा के बैटल ऑफ प्लासी हुआ और बंगाल उनके हाथ में आ गया, और उसके बाद वहाँ के दीवानी राइट्स भी उनके हाथ में आ गए। लेकिन अब आ तो गए दीवानी राइट्स, लेकिन उस दीवानी को वो कलेक्ट कैसे करेंगे, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कि भाई हमको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ के लोगों ने तो हमको एक्सेप्ट नहीं किया है ना अपना, अब तक हमारे अपने हैं ये लोग। तो दे थॉट टू डेवलप एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड द रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट बाय एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। उन्होंने सोचा कि भाई अब एग्रीकल्चर और अच्छा बढ़ेगा तो और ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, तो इसको एग्रीकल्चर और ट्रेड को बढ़ाएगा कौन, कौन है यहाँ के लोकल ही बढ़ा सकते हैं, हम तो है नहीं, क्योंकि वो लोग तो दो चार ही इंसान थे ना, दो चार लोग ही आए थे, वो लोग तो नहीं करेंगे, तो वहाँ के लोकल लोगों को लगाना पड़ेगा। और ये लोग कौन है जो हम तो जैसे अभी स्टेट का काम होता है, उससे पहले जैसे मुगल थे तो स्टेट या गवर्नमेंट, जैसे अभी भी हम मानते हैं कि भाई उन्हीं का काम होता है कि एग्रीकल्चर और ट्रेड और रेवेन्यू को, इन सब चीज़ों को बढ़ावा करे, इनको डेवलप करे। लेकिन ब्रिटिश लोग तो अपना पैसा उसमें नहीं लगाना चाहते हैं, तो कौन उसमें पैसा लगाएगा, वहीं के लोग लगाएं, ऐसे जो अमीर लोग हैं वो उसी में लगाएं। और वो क्यों लगाएंगे अपना पैसा भाई, जैसे अगर कोई जमींदार है, कोई राजा है, वो तो अब वहाँ का राजा रहा नहीं, दीवानी राइट्स सब कुछ तो मेन जो अभी वहाँ के रूलर हैं वो तो बिस ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है, तो वहाँ के लोग उस पर पैसा क्यों लगाएंगे, तो इसलिए उनको वहाँ का जमींदार बना दिया गया, ऐसे लोगों को ढूंढ कर कि भाई तुम यहाँ से इस चीज़ को डेवलप करो, इन एग्रीकल्चर को अच्छे से फूलो फलाओ, सब कुछ अच्छा करो, और उसके बाद वहाँ का रेवेन्यू कलेक्ट करो। और उस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के बाद उसमें से जो एक पार्ट है जो फिक्स है कि भाई इतना अगर रेवेन्यू आया है तो ये जो फिक्स पार्ट है ये हमको दे दो, और ये वाला जो जितना भी बचेगा वो तुम अपना रख लो, ठीक है, अपनी सैलरी के नाम से रखो, चाहिए जितना भी आए बाकी बचा सारा तुम्हारा होगा, हमारा जो फिक्स अमाउंट है वो हमें दे दो। तो ये उनका सोचा एक प्लान था, ये सेटलमेंट को इस तरीके से वो सेटल करना चाहते थे। तो दे प्रपोज टू डू द सिक्योरिंग राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब बाय फिक्सिंग द रेवेन्यू डिमांड परमानेंटली, भाई इस चीज को सिक्योर कर देंगे जमींदारों के पास कि भाई ये जो जितने गांव है यहाँ का तुम ही मालिक हो, तुम ही यहाँ से टैक्स कलेक्ट करोगे। कंपनी ऑफिशियल्स ने फिक्स रेवेन्यू डिमांड इसलिए रेगुलर इनकम के रूप में फिक्स कर लिया कि भाई अब हमको रेगुलर एक रेवेन्यू इस जगह से मिलता ही रहेगा और वो फिक्स रहेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम थी उनको ऐसे लोगों को ढूंढने में भी थोड़ी दिक्कत हुई कि जो काफ़ी अमीर हों, जो यहाँ के डेवलपमेंट में भी अपना पैसा भी उनको लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो ऐसे लोगों को भी ढूंढना था।
जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज भी करे अपना पैसा लगा के, और हमको फिर उसके बदले में बस अमाउंट देते रहे। मतलब हमको ब्रिटिश लोगों को कुछ उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, बस वहां से मिले ही, सिर्फ मिले। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग डिबेट द कंपनी डिसाइडेड टू मेक राजाज एंड तालुकदार्स ऑफ बंगाल एज देयर कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर पर्पस। अब ऐसे लोग कौन है जिन पर लोग भी भरोसा करेंगे? अब रेवेन्यू जो लेने वाला है, लोग रेवेन्यू किसको देंगे? जिनको वो अपना मानते हैं, अपना राजा या अपने ऊपर अपना हकदार मानते हैं, उनको देंगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ा। वो थे वहां के राजा या तालुकदार, जो तालुका का जो हेड होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है तालुका, तालुका के नीचे आते हैं फिर गांव, ऐसे। तो जो तालुकदार हैं या फिर जो राजा है उस जगह के, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया, और उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई किया जो जिनका ब्रिटिश लोगों के प्रति वफादारी भी हो, कि भाई वो उनसे चीटिंग ना करे। ऐसे लोगों को भी ढूंढना जरूरी था। तो उनको इस काम में लगाया, और ये जो राजा और तालुकदार थे बाद में इनको जमींदार कहा जाने लगा। ये तो बने थे जमींदार। ठीक है। जमींदार हैड टू पे द रेवेन्यू डिमांड फिक्स्ड बाय द स्टेट। तालुकदार लिटरली मींस वन हु होल्ड्स अ तालुक, मतलब जो बड़े बड़े स्टेट होते हैं। जैसे एक मान लो यूपी है, यूपी स्टेट है, उसकी फिर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद नीचे आता है तालुका। तो उन तालुक को जो होल्ड करते हैं उनको तालुकदार कहते थे। तालुक केम टू रेफर टू अ टेरिटोरियल यूनिट। जमींदार्स एंड देयर फंक्शंस अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द राजास एंड तालुकदार्स। अब राजा होते थे किसी शहर के राजा, जैसे बंगाल है वो कोई तालुका नहीं है, वो एक अलग शहर ही है। तो उस पर कोई जो राजा काम करता होगा, रहता होगा किसी अच्छे से टाउन का, तो वहाँ राजा होते होंगे, कई जगह तालुकदार होते होंगे, ऐसे लोगों को ढूंढा। तो ये जो राजा और तालुकदार थे इनको जमींदार बना दिया। इन प्रैक्टिस द जमींदार वॉज नॉट अ लैंड ऑनर इन द विलेज बट अ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। मतलब ये किसी विलेज के लैंड ऑनर नहीं होते थे। मतलब जो विलेज है, 400 विलेज, 400-500 लगभग विलेज होंगे, वो इनके अंडर में आएंगे सारे के सारे, ऑलमोस्ट। यानी कि गांव को मिलाकर तालुका बनता है। ठीक है। तो उनके अंडर में ये जगह सारी की सारी आएंगी। ये उस किसी गांव के या उसके निवासी नहीं है। ज्यादातर ये कहाँ सिटी में रहते थे तालुकदार राजा, मतलब रूरल एरिया से बिलोंग नहीं करते थे। तो ये विलेज के लैंड ऑनर नहीं है, बल्कि इनका काम है रेवेन्यू हर एक विलेज से कलेक्ट करके लाना। वन जिम्मेदारी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू एस्टेट, और ऐसे 400-500 या 300 जो भी गांव मिला के जो तालुका बनता है, वो एक रेवेन्यू एस्टेट बन गया ब्रिटिश लोगों के लिए। जमींदार कलेक्टेड रेंट, पेड फिक्स्ड अमाउंट एंड कीप द एक्सेस एज हिज इनकम। जमींदार कलेक्टेड रेंट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, पे द कंपनी ऑन अ रेगुलर बेसिस, और अगर वो फेल हुआ तो उसकी फिर जो स्टेट से उसकी जो जमीन जायदाद है वो नीलाम कर दी जाएगी। अब जो रीजन है, जमींदार क्यों, भाई अभी उनको तो बोल दिया कि भाई यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो, अपना हमको फिक्स हमको दे दो, बाकी तुम रख लो, काम तो आसान है। तो क्यों लेकिन ऐसा हो रहा है कि वो फिर भी पे नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका रीजन क्या है कि इनिशियल डिमांड्स थी वो बहुत ज्यादा हाई रखी थी ब्रिटिश लोगों ने। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई बाद में, अभी तो उस समय पे क्या था जब इन्होंने ये सेटलमेंट लागू किया था परमानेंट, उस समय पर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही धीमा चल रहा था, बहुत ही कम प्राइस हो रहे थे जमीन के प्रोडक्शन के। मतलब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ही लॉस में चल रहा था। तो डिमांड्स, इसलिए जो रैयत थे वो अपना ड्यूज पे नहीं कर पाते थे, कि भाई जब उनको फसल ही अच्छी नहीं होगी, खराब चल रही है, तो वो कहाँ से फिर आगे पे करेंगे? और देना भी कैश में था। वो उनको जो फसल है उसको बेचेंगे, पैसा लाएंगे, उसके बाद आगे जमींदार को देंगे। लेकिन वो फसल ही खराब हुई है तो पैसा कहाँ से लाए, कहाँ से बेचें उसको? तो इस टाइम पे परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम लाया गया, ये सोचकर कि भाई अभी तो खराब चल रहा है लेकिन बाद में तो ज्यादा होगा। तो उन्होंने तो फिक्स करना है कि भाई अभी जो पैसा इनको मिलने वाला है वो बाद में तो हो जाएगा ना। उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी कोई बात नहीं, इसको ड्यू रखते हैं। इसलिए उस समय पे इनको ड्यू रखा कि चल ठीक है, अभी तुमको देना था 20 रुपए, तुम तो सिर्फ 2 8 रुपए ही दे पा रहे हो, तो बाकी का बचा वो बाद में दे देना, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है तुम्हारी एग्रीकल्चर बढ़ेगी। क्योंकि उन्होंने जमींदार लोगों को ही बोला कि अपना पैसा इसकी
प्रोडक्शन में लगाओ, इसको इन्वेस्ट करो इसमें ताकि ये फसलें बढ़े और बाद में प्राइस ज्यादा हो जाएंगे। तो ब्रिटिश लोग तो थे ही लालची, उन्होंने सोचा कि बाद में जब प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, जमींदार लोग इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे, तो जो पैसा ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा प्रॉफिट वो तो जमींदारों के पास रह जाएगा, और हमारा हमने तो अगर अभी फिक्स कर दिया कि भाई हम तुम लो तो हमको बस ये 10,000 ही देने हैं, और इनको तो फिर लाखों में जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो जमींदारों के पास चला जाएगा सारा। तो इनिशियल पहले ही वो चीज हाई रख ली कि भाई हमको तो इतना परमानेंट सेटलमेंट है, वो आगे की सोच कर रखा कि आगे इतने पैसे होने वाले हैं, और ऐसा करके इनके पास ड्यू जो था जमींदारों का ये इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि कहाँ से लाएंगे, तुमने तो फ्यूचर का सोच के रख लिया। रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल, और ये चेंज भी नहीं हो सकता है कि भाई अभी तो कम चल रहा है, अभी तो लॉस में चल रहा है, तो अभी तो कम रखो, बाद में कर लेना इसको बाद में। तो ये वेरिएबल नहीं था, इनवेरिएबल था, बदल नहीं सकता था कि बस अब 10,000 है तो 10,000 ही है, चाहे तुम्हारी 2,000 की फसल हो रही है लेकिन हमको तो 10,000 चाहिए। इवन इफ द क्रॉप्स फेल्ड, अगर क्रॉप्स खराब हो गई है तो भी रेवेन्यू तो टाइम पे देना ही पड़ेगा, और यही था एक लॉ, इस सेटलमेंट का एक लॉ था, सनसेट लॉ, कि भाई डेट भी फिक्स होती थी कि इस डेट को तुमने शाम को सूरज ढलने से पहले अगर रेवेन्यू पे नहीं किया तो तुम्हारी जमींदारी को सारा का सारा ऑक्शन कर दिया जाएगा, सब नीलाम कर दिया जाएगा, ये भी है, तो कोई छूट भी नहीं है। जैसे हमने पहले उसमें पढ़ा था कि भाई जमीन को नापा देखा जाएगा, और उसके बाद जो फसल हुई है जितनी, उस फसल का पार्ट लेते थे, जैसे मुगल में थे या फिर उससे पहले में भी थे, वो क्या करते थे, फिक्स नहीं रखते थे, वो पार्ट रहते थे कि भाई अभी तुम्हारी फसल हुई है खराब, तुम तो सिर्फ 2,000 रुपए की ही फसल कर पाए हो, तो उस 2,000 का 50% तुम हमें दोगे। ऐसा था कि भाई जितना तुम जिससी तुम्हारी फसल हुई, जमीन के हिसाब से भी होता था कि बेकार जमीन है तो उसका और कम रखते थे उसको, अच्छी जमीन है जहां पर फसल ज्यादा हो सकती है तो वहीं से डिमांड करते थे। तो ये इस परमानेंट सेटलमेंट की कमजोरी थी कि इनवेरिएबल था और फिक्स था कि भाई तुमको तो देना ही पड़ेगा वरना नीलाम कर देंगे, क्योंकि वो तो थे ही लालची, वो नीलाम करके पैसा कहीं से भी ले, उनको तो था कि जितना से ज्यादा चूस लो बस सब कुछ, क्या पता कल को ब्रिटेन सरकार हमको अभी तो दे रखी है छूट, भाई तुम करो यहाँ पे ट्रेड, बाद में हमारा हाथ से निकल गया तो जब तक है हम तब तक जितना ले सकते हैं निचोड़ के सब लेके चले जाओ बस। तो मेजर्स टेकन बाय द स्टेट टू कंट्रोल द जमींदार, और दूसरा जमींदार जो लोग थे पहले, जो जिनको राजा या तालुकदार जो भी बोला जाता था, इनके पास हमने मुगल पीरियड को पिछली बुक में हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि जो ये डिस्ट्रिक्ट के होल्डर होते थे या फिर तालुक के होल्डर होते थे, इनके पास मुगल स्टेट ने काफी और भी इन लोगों को चीजें दी हुई थी कि वहां का सारा सिस्टम है, मतलब यानी कि वहां के राजा ही तुम हो, तुमने बस हमको रेवेन्यू ला के देना है, बाकी वहां का जो लोकल सारा सिस्टम है, वो चाहे कोर्ट कचहरी का है, कस्टम का है, वहां की आर्मी का है, वो सब तुम ही ने देखना है, सब कुछ तुम ही हो वहां के। तो ये जो चीजें हैं ये कंपनी ने उनसे छीन ली, सारे के सारे हक, बस तुम्हारा तो काम है लाके हमको रेवेन्यू दे देना, नहीं दे पाए तो तुम गए काम से, ये रह गया था। स्टेट सबड्यूड देयर अथॉरिटी एंड रिस्ट्रिक्टेड देयर ऑटोनॉमी, सब चीजों को हटा दिया। जमींदार के पास भाई ट्रूप्स भी होते थे, वो लोकल आर्मी भी रखते थे मुगल टाइम में, और उससे पहले के टाइम में भी सारा सिस्टम ही बदल दिया। तो जो डिस्ट्रिक्ट के होल्डर होते थे, जो राजा होते थे, नोबल्स होते थे, उनके पास ये सारी सहूलियतें होती थी, वो अपने ट्रूप्स, उनकी आर्मी होती थी छोटी छोटी, वो रख सकते थे, और वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ कोर्ट कचहरी है, वो भी इन्हीं का काम होता था देखना। तो इसलिए सब कुछ आसानी से हो सकता था अंडर द सुपरविजन ऑफ। लेकिन ये जो कोर्ट कचहरी है, इनको भी इन्होंने ट्रुप्स को बैंड कर दिया, कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया, कि उनकी जगह से, उनके एरिया से अगर कोई पास होता है तो वो वहां पे टैक्स देकर जाना होता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया, मतलब उनकी जो जिस भी सोर्स से इनकम हो रही थी उन इनकम को भी बंद कर दिया। कोर्ट कचहरी को बंद कर दिया कि भाई तुम यहाँ के लोकल जुडिशियल पावर जो है इन जमींदारों के हाथ में थी, उसको भी हटा दिया कि भाई लोकल जस्टिस और लोकल पुलिस को वो देखते थे, उसको बंद कर दिया, तुम्हारा काम नहीं है, हम ही देखेंगे, सब हमारे हाथ में, हम ही बताएंगे। तो इस वजह से ही जो वहाँ के केसेस रहते थे कि भाई अगर जमींदार के पास वो जाएंगे, ठीक है, तो वो अब जमींदार के हाथ में रहा नहीं, वो अब किसके पास जाए, तो वो इनजस्टिस जो होता रहता था लोकल
का जो था वो सारी चीजें प्रॉब्लम में चल रही हैं, जैसे केसेस पेंडिंग हो रहे हैं वो चलते ही चले जा रहे थे, क्योंकि उनको देखेगा कौन। इन कोर्स ऑफ टाइम द कलेक्ट्रेट emerged एज पावरफुल, और जो फिर कलेक्ट्रेट रख दिया था कि भाई जमींदार भी का भी काम क्या था, लेके रख लेना, लेकिन वहां पर भी वो अच्छे से कर रहा है क्या काम, इसके लिए भी कलेक्ट्रेट, यानी कि जो कोई ब्रिटिश ऑफिशियल होता था, ब्रिटिश होता था जो कलेक्ट्रेट होता था, और उसके ऊपर लगा दिया कि भाई इस पर तुमको यहाँ पे बैठे बैठे नजर रखनी है कि ये काम अपना ठीक से कर रहा है, कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहा है अपने काम में। प्रॉब्लम्स फेस बाय जमींदार ड्यूरिंग रेंट कलेक्शन, अब जो प्रॉब्लम फेस हो रही थी जमींदारों को रेंट कलेक्शन के टाइम में, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी का काम था। ऑफिशियल्स जो थे जमींदार के, जमींदार ने खुद तो जाता नहीं था, 400-500 गांव है, 400 गांव है, तो एक एक गांव में जमींदार खुद नहीं जाएगा, अपने अंडर एक आदमी रखा हुआ था काम के लिए, ऑफिसर, वो जाता था गांव में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। बहुत उसकी हालत पतली हो जाती थी इस काम में। बैड हार्वेस्ट, लो प्राइसेस, डिफिकल्ट फॉर रेट टू पे द रेंट, रेट्स डिले कर देते थे इसलिए रेंट पेमेंट को, कि भाई कई बार जानबूझ के कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि भाई हमारी तो लो प्राइसेस है, हार्वेस्ट हुआ नहीं है, हम कहाँ से पे करें, भाग जाओ यहाँ से। और जो अच्छे रिच रैयत थे, किसान थे, विलेज हेडमैन है, उनको मजा आता था जमींदार को परेशान करने में, क्योंकि उनको तो वो एक ब्रिटिश का एजेंट ही लग रहा है ना, जो हमारा खून चूसने आया, हमारा सारा पैसा चूसने आया, तो वो तो उसको और परेशान करेंगे जानबूझ के। और अब वो ऊंचे हैं, मतलब हाई कास्ट के हैं या फिर अमीर हैं, तो जो गांव में उनका एक रुतबा भी अलग है, गांव के लोग उनकी बातें मानेंगे, उनको भी बोलते थे कि भाई तुमने रेंट पे नहीं करना है, तुमने कोई रेवेन्यू नहीं देना है, इनको आओ और इनको धक्के खा के जाने दो। जमींदार इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि उन पर अपना पावर करे, क्योंकि उनके पास तो मिलिट्री वो चीजें भी नहीं रही थी कि भाई उनको डराए धमकाए, उनको मारे, उस हिसाब से उनको रेवेन्यू कलेक्ट कर ले। अब क्या है, उसमें उनके आगे ऐसा भीख मांगने जैसा काम रह गया था बेचारे का, कि भाई दे दो दे दो, कुछ तो दे दो, वरना मेरी जिम्मेदारी को नीलाम कर देंगे ये लोग। तो जमींदार के पास सिर्फ ये था कि भाई तुमको एक चिट्ठी लिखनी है और एक केस दर्ज करना है कि भाई फलाने ने अपना रेवेन्यू किया नहीं है, और ऐसा केस डाल के दे देना है, हम बाद में फिर उसको देखेंगे, हम देखेंगे उसको, तुम्हारा काम नहीं है ये देखना, तुम्हें बस हमें बताना है किसने नहीं दिया। अब कोई दे ही नहीं रहा है, तो इसलिए बुर्दवान एक सिर्फ इस छोटी सी जगह पर ही 30,000 से ज्यादा ऐसे पेंडिंग केसेस रह गए थे जिन्होंने अपना रेवेन्यू दिया ही नहीं था 1798 में। तो सिर्फ अकेले 2-4 ऑफिसर हैं ब्रिटिश के, वो कितने लोगों को देखेंगे, जब उन्होंने लोकल जस्टिस को तो खत्म कर दिया है कि भाई इतने सारे लोग थे उनको तो खत्म कर दिया, गांव में जो हेडमैन है उनको, उनके पास भी होती थी लोकल जस्टिस देखने की पावर, उनको भी बंद कर दिया है, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया, अभी एक अकेला इंसान कैसे करेगा। तो अभी का जो हाल है ना, जो कोर्ट में पेंडिंग केसेस चलते रहते हैं, वो इन अंग्रेज लोगों की ही देन है, यही सिस्टम है। ज्योतिदास, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ फ्रांसिस बुकनन in the Dinajpur district in North Bengal, the rich peasants were known as जोतेदास। अब ये जो रिच peasants थे, काफी अमीर हैं, इन्हें जोतेदार भी कहा जाता था, क्योंकि अपनी जमीनों को ये जुतवाते थे बाकी लोगों से। कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, काफी पावरफुल हो गए थे, जमींदारों को परेशान करने में इनको काफी मजा आता था। काफी सारा लैंड इनके पास में था गांव का, कई कई तो इतने अमीर होते थे कि कई हजार एकड़ इनके मालिकाना हक है इनके पास जमीन का। कंट्रोल्ड लोकल ट्रेड एक्टिविटीज, मतलब लोकल जो ट्रेड हो रहा है शहर या गांव में, उसकी एक्टिविटीज को भी ये करते थे, क्योंकि पैसा था, और पैसा है जिसके पास, वो इकोनॉमी को और ट्रेड को कंट्रोल करेगा। मनी लैंडिंग करते थे, हैड मोर पावर ओवर पुअर पीजेंट्स, इनकी जोतेदारों की। मेजर पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय शेयर क्रॉपर्स, जिन्हें अधियार या बरगददार कहा जाता था। और यही जो शेयर क्रॉपर्स थे, इनकी जोतेदार की जमीनों को जोतते थे अपने खुद के हलवल लाके, और उसमें जो जोतते थे उसका आधा हार्वेस्ट अपने पास रख लेते थे, आधा जोतदार को दे देते थे। अब उनके पास खुद का जो आता था उससे तो उनकी अपनी चलेगी ही, क्या बोलते हैं, घर का ही खर्चा चलेगा, दाना पानी, बाकी जो फसल जोतदार के पास आ रहा है अपनी सारी जमीनों से आधा 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 आधा, वो तो है उसका मालिक, उसके पास तो बहुत ज्यादा है। पावर ऑफ चौथेदार, अब इनकी क्या है, ये हर एक जमीन है, अब जो जमींदार है वो क्या है, वो 400 गांव का रेवेन्यू कलेक्टर है, लेकिन ये जो जोतेदार है ये किसी एक के ही गांव में है, किसी एक गांव में कोई है कि भाई इस गांव में जो सबसे अमीर किसान है वो वहां का जोतेदार उसको बोलते हैं, ठीक है।
तो इसलिए गांव के होने के कारण गांव के लोगों पर इनका ज्यादा बस चलता है, क्योंकि गांव के लोग इन्हीं की बात ज्यादा मानेंगे, वो उनका अपना है। तो इसलिए इनके पास लोकल जो पावर है जमींदारों से ज्यादा इनके पास है देखने को। जोतेदार वर लिव्ड इन विलेजेस, गांव के ही लोग थे, उनके बीच के लोग थे। और पुअर जो विलेजर है उनके पास डायरेक्ट कंट्रोल है, भाई वो कभी जरूरत पड़ी तो किसके पास जाएंगे, अपने गांव के जो है जोतदार अमीर इंसान है, गांव का ही इंसान है, उसके पास जाएंगे, जमींदार के पास तो नहीं जाएंगे। वो तो जाएंगे तो पैसा ही मांगेगा, लाओ रेवेन्यू, उसके पास क्यों जाएंगे। तो इसलिए उनके ऊपर कंट्रोल, पुअर जो विलेजर्स है उनके ऊपर कंट्रोल किसका है, जमींदार का नहीं है, जोतेदार का है। जमींदार लिव्ड इन अर्बन एरियाज, जोतेदार वर अगेंस्ट जमींदार्स। जोतेदार रेजिस्टेड द एफर्ट्स ऑफ जमींदार्स टू इंक्रीज द जमा ऑफ विलेज। और जब भी जमींदार इस जमा को बढ़ाने की बात करता कि भैया मैंने तो इस गांव से 2,000 रुपये कंपनी को देना है, तो मुझे 2,000 से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा। और इसकी छूट उसे थी कि भाई तुम्हें हमें अगर 2,000 देना है तो 2,000 से ऊपर चाहे तुम कितना ही अपने गांव के लोगों से वसूलो, उस पर तुम्हें सब छूट है। तो उससे वो जब भी बढ़ाने की बात करता तो ये जोतेदार उसको अगेंस्ट करते कि भाई तुम क्यों बढ़ा सकते, क्यों बढ़ा रहे हो, हम तो नहीं देंगे तुमको इतना रेवेन्यू, तुम तो हमारी मर्जी का चला रहे। जमींदारी ऑफिशियल्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम कलेक्टिंग द रेंट। और इसीलिए जो जमींदार के ऑफिशियल्स आते थे उनको ये परेशान भी करते थे कि भाई तुमको रेवेन्यू नहीं देंगे, या फिर डिले करवाते थे। जोतेदार मोबिलाइज रैयत अगेंस्ट द जमींदार। और जो गांव के किसान है, रैयत है, उनको जमींदार के अगेंस्ट कर देते थे जोतदार के, भाई इसका अगेंस्ट करो क्योंकि मैं तुम्हारा अपना, काम आने पर तो मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। तो चाहे मर्जी से चाहे जबरदस्ती से, उनको तो जोतेदार का ही साथ देना है। डिलेड द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार। एस्टेट्स ऑफ जमींदार्स फॉर ऑक्शन। और जब भी कभी जमींदार के अगर कोई ऑक्शन हो रहा है, उसकी का नीलाम हो रहा है, तो कई बार होता था कि ये जोतेदार ही उसको परचेज कर लेते थे। जोतेदार वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्थ बंगाल। सम प्लेसेस जोतेदार वर कॉल्ड हौलदार, कांतेदार और मंडल, क्योंकि इनके पास कई जगह पर इन्हें मंडल वगैरह भी कहा जाता था। तो कहीं के इनके पास एक्स्ट्रा वो होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहा होगा, कहीं के मंडल भी होंगे जोतदार होने के साथ साथ हौलदार भी होंगे कहीं के, इसलिए। तो ये बंगाल का एक विलेज है जो जॉर्ज ड्री ने पेंट किया है 1820 में। चिनरी स्टेड इन इंडिया फॉर 23 years, पेंटिंग पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप्स एंड सीन्स ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। जोतेदार एंड मनी लेंडर्स इन रूरल बंगाल लिव्ड इन हाउसेस लाइक द वन यू सी ऑन द राइट। ये ईंट के बने जो पत्थर मकान है बड़े बड़े, इनमें ये गांव के जो जोतेदार या मनी लेंडर बड़े लोग वो ऐसे रहते थे ईंटों के बने घरों में। बाकी भाई छप्पर वप्पर में रहते थे बेचारे गरीब। तो जोतेदार ऑफ दिनाजपुर। बुकानन ने बताया कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत जरूरी था, इन जोतेदारों का होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि इनके बिना जरूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देगा। जोतदार जो बड़ी बड़ी जमीनें जोतते हैं बहुत ही हठीले और जिद्दी, और यह जानते हैं कि जमींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता। कैसे चलेगा? वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही देते हैं और लगभग हर किश्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती है। उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से ज्यादा जमीनें हैं। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते थे, मतलब उन्होंने अगर पैसा कभी बकाया रख दिया था, भाई हम बाद में देंगे, हम तो नहीं दे रहे, तो जमींदार उनको कोर्ट कचहरी में बुलवा लेते थे, आओ भाई, और उन्हें डराने धमकाने के लिए 2-2 घंटे कचहरी में रोक लेते थे। तो ये तुरंत शिकायत कर देते फौजदार को कि भाई फौजदार थाना में कि कचहरी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं जमींदार के कारिंदों पे उनका अपमान किया है। और इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते हैं और जोतदार छोटे छोटे रैयतों को राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते थे। ठीक है, अब जमींदार कितने परेशान है, कहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करें। तो उन्होंने कुछ स्ट्रेटजीज भी निकालनी पड़ेंगी कि भाई हमारी नीलामी ना हो जाए हमारी जमींदारी की, क्योंकि ये उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि पैसा खूब कमाने का, कितना भी कमा सकते हो, ऊपर की कमाई कितने भी कर सकते हो। ऊपर की कमाई मतलब जो पेमेंट करनी है इस इंडिया कंपनी को, फिक्स रेवेन्यू देना है, उससे ऊपर तो तुम कितना भी बढ़ा सकते हो ना, अपना रेवेन्यू कितना भी ले सकते हो। तो लो, तो ये सुनहरा मौका उनके पास है खूब कमाई करने का, कितनी भी करो तो क्यों जाने देंगे। तो उन्होंने भी स्ट्रेटेजीज डेवलप की कि भाई हम कैसे अपनी नीलामी होने से बचाएं और टाइम पे रेवेन्यू भी देते रहे।
फर्स्ट था एक फिक्शियस सेल, कि भाई एक स्ट्रेटजी ये थी कि भाई जो भी उनकी नीलामी हो रही है वो अपने ही लोगों को वहां पर रख देते, कि भाई मेरे ही लोग उस चीज को खरीदे और वापस मेरे पास वो आ जाए। और दूसरा था अपनी जो जमींदारी है वो वुमेन को ट्रांसफर कर देते थे, यानी जो उनके घर घरौंदे जितने भी हैं वो अगर औरत के नाम पे होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रॉपर्टी औरत की है। और ये अभी भी होता है कि जो प्रॉपर्टी औरत की है, तो कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि हम किसी भी वुमेन की प्रॉपर्टी को टेक नहीं करेंगे, ओवरटेक नहीं करेंगे, उसकी कोई भी चीज को हम नीलाम नहीं करेंगे। इसलिए बुर्दवान के राजा ने अपनी काफी सारी जो जिम्मेदारी है वो अपनी माँ के नाम पे कर रखी थी, तो उसको तो सेल किया नहीं जाएगा, वो बच जाएगी। द ऑक्शंस वर मैनिपुलेटेड बाय जमींदार्स एजेंट्स। और जो ऑक्शंस है भाई, जितना भी सेल लगा दिया है भाई ले जाओ, वो जमींदार के एजेंट्स उसको कर लेते थे। जमींदार के लोग ही उसको खरीदेंगे और बाद में जमींदार के नाम पे उसको वापस दे देंगे। आउटसाइडर परचेजर्स जो हैं, और फिर जो बाकी परचेजर हैं बाहर से जो खरीदने आए हैं नीलामी, उनको इनके जो जमींदार के लोग थे, जो लठियाल जो लठ रखते थे, वो उन पर अटैक करते थे कि भाई भाग जाओ यहाँ से, तुमको नहीं खरीदना यहाँ पे कुछ, ये हमारी जमींदार का है। ये क्यों करते थे कि अपने राजा या अपने जमींदार के प्रति उनकी एक लॉयल्टी होती थी, क्योंकि उनके लिए वो अपना था, उनके भाई प्रॉब्लम में तो वो जमींदार उनकी हेल्प करता होगा, उनके लिए तो वही देवता होगा। इसलिए अपने राजा को वो अपने जमींदार को अपनी अथॉरिटी मानते थे और खुद को अपनी प्रजा मानते थे, उनकी सब्जेक्ट्स, उनके प्रजा कहते थे खुद को। तो आउटसाइडर्स वर नॉट एबल टू टेक द पोजीशन ऑफ एस्टेट्स परचेज बाय देम। इसलिए आउटसाइडर्स को वो फायदा उठाने नहीं देता था जमींदार, अगर लग भी गया है नीलामी पे तो खुद के लोगों से ही ज्यादा उसको खरीदवाता था। जैसे अंदुल राज पैलेस, द ruins of palaces are a visible sign of the end of an era। ये है बेचारे किसी राजा का, जमींदार का पैलेस है और ऐसा जर्जर हालत में पड़ा है। सत्यजीत राय's फेमस फिल्म जल शाखर ऑन द डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक जमींदारी स्टाइल ऑफ लिविंग was shot in अंडुल राज पैलेस। ये ऐसे बड़ी बड़ी पैलेस होते होंगे। मैं वैसे कलकत्ता गई थी और मैंने ऐसे पुरानी बिल्डिंगें काफी देखी हैं, बड़ी बड़ी इसी स्टाइल की अभी भी हैं ओल्ड कलकत्ता में। तो ये वाला शुरुआती इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर का, जमींदारों की हालत क्यों पतली थी और क्यों जोतेदार इतने ताकतवर है, और आगे की बातें हम नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे। कैसा लगा आपको मेरी वीडियोस, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा हो जाए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।